बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने लास्ट टाइम जो एसएलओ स्टार्ट किया था, इट वाज डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, और हमने वो स्टेप्स भी आइडेंटिफाई किए थे। रिकॉग्निशन है हमारे पास, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स। अगर आपको याद हो, हम अपने फर्स्ट 4 स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं। क्या थे, इन्हें वन बाय वन हम क्विकली रिव्यू करेंगे, और लास्ट 2 स्टेप्स जो कि मेन है, एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स, इन पे हम आज एम्फोसिस करेंगे। हमने देखा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी सराउंडिंग में कोई इशू रेज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, इंक्वायरी करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इसका इलाज क्या है। ये वो सारे हमारे मसाइल होते हैं। हमने जो इशू आइडेंटिफाई किया था वो था हमारी कम्युनिटी में डेंगू फीवर का बहुत ज्यादा होना, और हमें मालूम हुआ कि इस फीवर को एक वायरस कॉज करता है जिसे आप डेंगू वायरस कहते हो, और ये वायरस खुद ब खुद ह्यूमन बॉडी में नहीं आता, इसे एक मॉस्किटो लेके आता है, एडिस एजिप्टाई। तो ये हमारा मसला था जो हमने रेस कर लिया। हमने देख लिया कि इस पेशेंट को जिसमें डेंगू वायरस है, इसे बुखार हो रहा है, सर दर्द है, जिस्म में दर्द है, इसकी स्किन के ऊपर रेड कलर के रैशेस बन रहे हैं, और अगर कंडीशन ज्यादा सीवियर हो जाती है तो ब्लीडिंग भी होती है। ये वो सारी चीजें थी, इसे हमने कहा रिकॉग्निशन। अब रिकॉग्निशन जो है, इसके बाद हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस की। कल हमने बकायदा सिमुलेशन भी देखी थी। हमारे जो 5 सेंसेस हैं, टच, हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड साइट, हम इन्हें यूज करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं अपने मसले को जिसे हम पढ़ना चाह रहे हैं। जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास 2 तरह की ऑब्जर्वेशन आती है। ये देखो, एक को आप कहते हो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है? जिसमें आपको क्वालिटी का, करेक्टर का, खुसूसियत का पता लगता है। ठीक है, जैसे कलर क्या है, शेप क्या है, टेक्सचर क्या है, बिहेवियर क्या है, ये सब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। जैसा कि अभी हमने देखा, जो पेशेंट है उसकी स्किन पे वो रेड रैशेस थे। आप अब इन रेड रैशेस को नंबर से नहीं बता सकते हो, आप कम ज्यादा कह सकते हो। कितने कम हैं, कितने ज्यादा हैं, इसकी कोई तादाद नहीं होती। कलर को आप तादाद से नहीं बताते, तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती। इसके बरक्स हम देखते हैं, हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है। ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, इसमें हम क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। हमें किसी चीज की मिकदार का पता लगता है और उसे हम नंबर से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइज क्या है, आप साइज को नंबर से शो कर सकते हो। वेट कितना है किसी चीज का, आप बकायदा नंबर दे के बता सकते हो। अगर मैं कहता हूं एक पर्सन 60 केजी का है और दूसरा 70 केजी का है, तो आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर लोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। समझ रहे हो? और थर्ड आपके पास एग्जांपल है टेम्परेचर की। जैसे हमारा जो पेशेंट है, हम देखेंगे कि उसमें क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ये होगी कि बुखार में ना उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, और कितना होगा हम बकायदा फिगर से बताएंगे। कि पहले अगर नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो बुखार में आप देखोगे ये 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो जब आपको मैं कहूंगा कि डेंगू पेशेंट को 102 बुखार है, तो आप एग्जैक्ट समझ जाओगे 102 का क्या मतलब है। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं उसकी स्किन पे रेड रैशेज हैं, लाल धब्बे हैं, आपको रेड कलर तो माइंड में आएगा, लेकिन आपको ये नहीं आइडिया होगा वो कितने हैं, ब्राइट हैं, डिम है, किस तरह के हैं। वो आपके पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो। फिर हम आते हैं हाइपोथेसिस पे। हाइपोथेसिस क्या चीज है? जो भी मैंने ऑब्जर्व किया ना अपने सेंसेस से, मैं इसको लिखूंगा, और जब मैं लिखूंगा ना, तो लिखते वक्त मैं अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखते हुए बताऊंगा
कि ये जो बीमारी है इसकी वजह क्या है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट होती है ये लॉजिकल स्टेटमेंट होती है और टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है। लॉजिकल इसलिए होती है क्योंकि मैंने अपने सेंसेस ऑर्गन इस्तेमाल करके ऑब्जर्व किया है, मैं ऐसी हवाई बातें नहीं कर रहा। मैंने देखा है कि जो डेंगू का पेशेंट है ना उसकी स्किन पे रेड रैशेस आ रहे थे, मैंने देखा कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, उसके सर में उसकी बॉडी में दर्द हो रही थी, बाज़ औक़ात सीवियर केसेस में उसको ब्लीडिंग होती थी। तो ये लॉजिकल है, मैं ऐसे ही कहीं से हवा में बातें नहीं कर रहा होता। तो ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है अब मैं इसको लिख रहा हूं, जब मैंने इसको लिखा तो ये जो स्टेटमेंट बनी है ये लॉजिकल भी है और मैं इसको टेस्ट भी करूंगा आगे एक्सपेरिमेंट के अंदर, और इस स्टेटमेंट में मैं साथ वजह भी बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशन के दौरान ऑब्जर्व किया। मैंने देखा कि जब जब किसी को डेंगू फीवर होता है ना उसको पहले मॉस्किटो बाइट करता है। मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने ऑब्जर्वेशन के दौरान वजह भी बताई। मैंने ये तो बताया डेंगू फीवर में क्या हो रहा है, लेकिन साथ ही मैंने बता दिया कि मेरा ख्याल है कि ये मच्छर काटने की वजह से हो रहा है। तो ये क्या है, कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, मैंने वजह भी बता दी। ये जो स्टेटमेंट आई है जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से लिखी है, इट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की क्या खसूसियत है, मेरे पास सबूत नहीं है क्योंकि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैंने कोई तजर्बा नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन की है। तो मेरा जो हाइपोथेसिस है आगे मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट करना है ये साबित करने के लिए कि जो मैंने ऑब्जर्व किया क्या वो ठीक था, कहीं ऐसा तो नहीं है वो गलत है। हो सकता है मॉस्किटो बाइट करने से डेंगू फीवर ना होता हो, मुझे तो अभी नहीं ना पता। ऐसा भी तो हो सकता है जो मैं देख रहा हूं जैसे मैं उसको फील कर रहा हूं वो गलत हो। तो फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। जब हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं तो हाइपोथेसिस में हमने वजह भी लिखी कि मुझे ऐसे लगा कि ये मच्छर के काटने की वजह से हो रहा है। अब फिर हम रीजनिंग अप्लाई करते हुए उसका सॉल्यूशन भी खुद ही निकालते हैं। देखो मैंने आगे करना है एक्सपेरिमेंट, मैंने मसला तो आइडेंटिफाई कर लिया है लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट में क्या करूंगा, मैं सिर्फ ये तो नहीं देखूंगा कि मच्छर काटने से एक्सपेरिमेंट के दौरान फीवर हुआ है कि नहीं, मैंने साथ ये भी देखना है कि अगर वाकई ही मच्छर के काटने से फीवर हो रहा है तो मैं कैसे खुद को मच्छर के काटने से बचा सकता हूं। यानी मुझे सॉल्यूशन की तरफ आना है। हम साइंटिफिक मेथड क्यों कर रहे हैं कि एक मसला हमने पहचाना, अब हम उसका हल निकालना चाह रहे हैं। लेकिन अभी मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट में करूंगा क्या, मैं उस तरफ जा रहा हूं। पहले मैं हाइपोथेसिस दूंगा जिसमें मैं मसला आइडेंटिफाई करूंगा अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे। उसके बाद मैं डिडक्शन का मेथड अप्लाई करूंगा जिसमें मैं बिना एक्सपेरिमेंट के एक प्रेडिक्शन करूंगा, पेशन गोई करूंगा कि ये जो मसला हाइपोथेसिस में मैंने बताया है ना इसका ये पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। वो जो पॉसिबल सॉल्यूशन है इसे अब मैं एक्सपेरिमेंट के दौरान चेक करूंगा। तो वो जो पॉसिबल सॉल्यूशन मैंने देना है ना उसके दो तरीके हैं। एक को हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। मैंने कल आपको बताया था कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं। आपने इस लफ्ज पे फोकस करना है। हम एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं और उससे जनरल कंक्लूजन निकालते हैं। ये दो लफ्ज बड़े कीमती हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जैसे कल वाली एग्जांपल रिपीट करूंगा, मैं आप में से लेट्स से मुझे कामरान पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, मैं रैंडमली एक बच्चे को पिक करता हूं और उससे कुछ क्वेश्चन करता हूं और मैं देखता हूं कि वो बच्चा ज्यादातर क्वेश्चंस के सही आंसर दे रहे हैं। अब ये मेरा स्पेसिफिक केस है, मैंने एक पिन पॉइंट बच्चे को फोकस किया है, ऐसे रैंडमली किसी से नहीं पूछा, मैंने एक बच्चे को खड़ा करके उससे बकायदा सवाल किए हैं। ये मेरी एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है। अब मैं जनरल कंक्लूजन उससे ये निकाल लेता हूं कि अगर एक बच्चा मुझे सही आंसर दे रहा है तो इसका मतलब है सारी क्लास के बच्चे बहुत लाइक हैं। समझ रहे हो कि मैंने एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को सब पे अप्लाई कर दिया। इसे कहते हैं जनरल कंक्लूजन निकालना। मैंने देखा चिड़िया एक परिंदा है और वो अपने परों की मदद से उड़ता है। मैं इससे एक जनरल कंक्लूजन ये निकालूंगा कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं जिनके पर होते हैं वो उड़ सकते हैं और वो परिंदे होते हैं। बात समझ आई?
चिड़िया एक स्पेसिफिक केस था, लेकिन मैंने जनरल कंक्लूजन क्या निकाला, जिनके भी पर है ना वो सभी परिंदे हैं और वो उड़ सकते हैं। लेकिन आपको पता है ऐसा नहीं होता। ठीक, तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं, इसे आप कहते हो इंडक्टिव रीजनिंग। जैसे हम अपने डेंगू फीवर की एग्जांपल ले तो हम कहेंगे कि अगर किसी इलाके में लोगों को मच्छर ने काटा और उनके अंदर फीवर हो गया, ठीक है, किसी इलाके में चंद लोगों को मच्छर के काटने की वजह से डेंगू फीवर हुआ। अब मैं इस स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से एक जनरल कंक्लूजन ये निकालूंगा कि इस इलाके में जितने भी मॉस्किटोज हैं ना, सभी के अंदर डेंगू का वायरस है। यानी कि जब जब कोई भी मॉस्किटो बाइट करेगा तो पर्सन के अंदर वायरस हो जाएगा। ये क्या था, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से एक जनरल कंक्लूजन निकाला, सब पे अप्लाई कर दिया। इसके ऑपोजिट होता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग ऑपोजिट है। यहां हम क्या करते हैं, यहां पे हम एक जनरल ऑब्जर्वेशन से, जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि परिंदे की एग्जांपल दी, मैंने बहुत से परिंदे स्टडी किए, पिजन को किया, स्पैरो को किया, ईगल को किया, बहुत सारे डक्स को किया। मैंने कहा ये तमाम जो बर्ड्स हैं ना, इनमें विंग्स हैं और ये फ्लाई करते हैं। ये क्या था, ये जनरल प्रिंसिपल था। मैंने बहुत सारे सैंपल्स को स्टडी किया। स्पेसिफिक कंक्लूजन मैं इससे क्या निकालूंगा, अब कल को कोई नया बर्ड आइडेंटिफाई होता है, कोई ऐसा परिंदा हम दरियाफ्त करते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, और मुझे कोई कहता है कि ये बर्ड है और इसके विंग्स हैं, तो मैं स्पेसिफिक कंक्लूजन पता है क्या निकालूंगा, बिना उसको देखे मैं कहूंगा अच्छा इसका मतलब है ये उड़ भी सकता है। देखा, मैंने रिवर्स कर दिया कि मेरे पास बहुत सारी जनरल ऑब्जर्वेशंस थी, मैंने उससे एक नतीजा निकाला, स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाला कि हर वो जानदार जिसको मैं नहीं भी जानता, अगर उसके पास पर हैं और वो परिंदा है तो इसका मतलब है वो उड़ेगा। ये है डिडक्टिव रीजनिंग। इसे हम, इस मेथड को डिडक्शन कहते हैं। इसमें ना हम अगर और मगर इसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं, इफ एंड देन। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, इफ एंड देन। अब हम अपने डेंगू फीवर के केस को देखते हैं। यहां पे मैं डिडक्शन के दौरान डिडक्टिव रीजनिंग कैसे यूज कर सकता हूं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आपके पास डेंगू फीवर मच्छर के काटने की वजह से फैलता है, देखो मैंने इफ का इस्तेमाल किया है, इफ डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, अगर मच्छर के काटने की वजह से डेंगू फीवर होता है। आगे मैं कह रहा हूं देन, तो इफ के साथ देन आ गया, देन if we kill the mosquito, the number of dengue fever should decrease। तो मैंने इसके नतीजा यह निकाला कि अगर मॉस्किटो की वजह से फीवर हो रहा है और मैं मॉस्किटोस को किल करूं तो इससे नंबर ऑफ डेंगू फीवर के केसेस कम होने चाहिए। ये मैंने डिडक्शन अप्लाई किया है, इसे कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। देखो मैं अब मसले के हल की तरफ जा रहा हूं। हाइपोथेसिस के अंदर मैंने मसला बताया था और वो मसला मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से बताया था, और मसला ये था कि मच्छर जब काटता है तो डेंगू फीवर हो जाता है। मैं डिडक्शन में डिडक्टिव रीजनिंग यूज करके अब उसका हल देना चाह रहा हूं। मेरे पास सबूत नहीं है, अभी मैंने एक्सपेरिमेंट करना है। मैं कह रहा हूं अगर मच्छर के काटने की वजह से फीवर हो रहा है तो फिर मुझे, अगर मच्छर को मैं मारूंगा तो फीवर कम होना चाहिए, कम लोगों के अंदर डेंगू फीवर होना चाहिए। ये थी डिडक्शन। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ, जिसमें अब हम ये स्टडी करेंगे कि क्या वाकई ही मच्छर को मारने से केसेस कम होंगे। तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट सेट करते हैं। एक्सपेरिमेंट जो है ये हमारे साइंटिफिक मेथड का 5वां स्टेप होता है। हम एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं, हमने जो हाइपोथेसिस बनाया होता है उसको टेस्ट करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही, हमारा हाइपोथेसिस सही है या गलत है। इसके लिए हम तजर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपके लिए वो क्लियर हो जाएगा। हम एक्सपेरिमेंट के दौरान
एक वक्त में एक ही फैक्टर को चेंज करते हैं, एक से ज्यादा फैक्टर्स को चेंज नहीं करते। मिसाल के तौर पे एक फैक्टर ये है कि मैं मॉस्किटो रिपेलेंट का स्प्रे करूं और मैं उसको स्टडी करूं कि क्या मॉस्किटो रिपेलेंट के स्प्रे से डेंगू फीवर के चांसेस कम होते हैं, मच्छर के काटने के चांसेस कम होते हैं। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है मैं टेम्परेचर को कम ज्यादा करूं और मैं देखूं अगर टेम्परेचर कम ज्यादा करने से मच्छर के काटने के चांसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं या उन पे कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह मैं टेम्परेचर को चेंज करूं। ये सब फैक्टर्स हैं। अब अगर मैं एक वक्त में 2 या 3 फैक्टर्स चेंज करूं, मैं अपने ऊपर स्प्रे भी करूं, मैं टेम्परेचर को भी ज्यादा कर दूं, मैं पीएच भी चेंज कर दूं और फर्ज करो मच्छर के काटने के चांसेस कम हो जाते हैं, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये किस वजह से हुआ है? ये स्प्रे की वजह से हुआ है, ये टेम्परेचर चेंज करने की वजह से हुआ है, या ये पीएच चेंज करने की वजह से हुआ? इससे फिर मेरे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। हम आसानी के लिए क्या करते हैं, एक ही चीज को चेंज करते हैं। अगर तो मैं स्प्रे करने जा रहा हूं तो मैं फिर टेम्परेचर और पीएच को चेंज नहीं करूंगा, मैं उसे कांस्टेंट रखूंगा ताकि मुझे पता लगे कि स्प्रे करने से क्या वाकई ही केसेस कम होते हैं, क्या मच्छर कम काटते हैं या कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम एक्सपेरिमेंट के दौरान एक फैक्टर को चेंज करते हैं। जब हम एक फैक्टर को चेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी वजह से दूसरे फैक्टर पे क्या असर आ रहा है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, मैं अगर स्प्रे कर रहा हूं तो ये एक फैक्टर है और चेंज क्या आएगा, चेंज ये मैंने देखना है क्या स्प्रे करने से मच्छर के काटने के चांसेस कम हुए हैं, ये मेरा दूसरा फैक्टर है। तो मैं इनको आपस में अब रिलेट करूंगा। ठीक है, मैंने अगेन सारी बातें मैंने आपको समझा दी है, हम यही काम करने लगे हैं। अपनी डेंगू फीवर वाली एग्जांपल को अगर हम लें तो मैंने अब करना है इंसेक्ट रिपेलेंट यानी मॉस्किटो रिपेलेंट का स्प्रे करना है। और जब मैंने स्प्रे करना है तो मैंने इससे देखना है कि मॉस्किटो बाइट्स और डेंगू फीवर कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं या उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ये मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। ठीक हो गया। हमारा एक्सपेरिमेंट जो है इसकी कुछ खसूसियात होनी चाहिए, ये बड़ा क्लियर हो, बहुत स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हों। हमें शुरू से पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तजर्बा कर दिया, एक्सपेरिमेंट कर दिया, फिर देख रहे हैं क्या रिजल्ट आ रहे हैं, उसके मुताबिक सोचेंगे क्या करना है। हमें पहले से ही पता होता है हमने क्या करना है, इसका प्रोसीजर हमें पहले से मालूम हो, स्टेप बाय स्टेप हमें पता होना चाहिए हम क्या करेंगे। और यही चीज हम एक वक्त में एक फैक्टर को चेंज करते हैं। आपके पास अब मैंने यहां वर्ड यूज किया है वेरिएबल, तो वेरिएबल मतलब फैक्टर ही है कि हमने एक वक्त में एक वेरिएबल, एक फैक्टर को चेंज करना। और लास्ट पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। इसको आपने हाईलाइट करना है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का ये मतलब है कि आपके पास 2 ग्रुप्स होने चाहिए। अब जरा ये देखो, हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। जो पर्सन है वो अपनी स्किन पे मॉस्किटो या इंसेक्ट रिपेलेंट का स्प्रे करेगा और देखेगा मॉस्किटो बाइट्स कम हुई हैं या ज्यादा हुई हैं। लेकिन हमारे पास ये भी तरीका है जो घरों में यूज होता था आज से कुछ साल पहले, ठीक, कि इसको आप जलाते हो, इसके धुएं से भी मच्छर जो है वो दूर रहता है और काटता नहीं है। ठीक है। तीसरा ये पुराना तरीका कि आप नेट से खुद को कवर करते हो, एक जाली सी लगा लेते हो जिसमें से मॉस्किटो जो है वो मूव नहीं कर पाते। लेकिन हम पहले मेथड पे आएंगे, इंसेक्ट रिपेलेंट पे। अच्छा, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक मैंने अभी क्या बताई, हमारे एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप्स हों, एक को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरे को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिस पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। बात समझ आई? कंट्रोल ग्रुप वो होगा जिसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, यानी उस पे ट्रीटमेंट नहीं करते। हमारे केस में हम इन पे इंसेक्ट रिपेलेंट का स्प्रे नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ये वो ग्रुप होता है जिसके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी यहां पे हम स्प्रे करेंगे। फर्ज करो हमने ये जो 2 ग्रुप्स लिए हैं, दोनों के अंदर 15-15 मेंबर्स हैं। 15 लोगों का ग्रुप कंट्रोल ग्रुप है और 15 ही लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हैं। जो कंट्रोल ग्रुप होगा उन्हें हम ऐसे ही छोड़ देंगे, वहां आप देखोगे किसी किस्म का स्प्रे नहीं होगा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के मेंबर्स होंगे इन पे हम स्प्रे करेंगे। अब जब आप 2 ग्रुप बना लेते हो ना, फिर आपके पास 2 फैक्टर्स आते हैं, 2 वेरिएबल आते हैं।
एक को आप कहते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन टर्मिनोलॉजीज को आपने अंडरस्टैंड करना है, और दूसरे को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसे हम चेंज करते हैं, और यहां हमारे केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? हमारा रिपेलेंट, हमारा स्प्रे, जो हम मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे कर रहे हैं, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे हम चेंज कर रहे हैं। इसकी वजह से एक और फैक्टर चेंज होता है। जो फैक्टर इस वजह से चेंज होता है उसे आप कहते हो डिपेंडेंट वेरिएबल, और वो क्या है? हमारे केस में वो मॉस्किटो बाइट्स हैं। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है रिपेलेंट स्प्रे। जब आप स्प्रे करोगे तो आप देखोगे कि जो मॉस्किटो बाइट्स हैं ये चेंज हो रही हैं। ये मॉस्किटो बाइट्स जो चेंज हो रही हैं ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये बात समझ आई? हमारे ग्रुप में एक्सपेरिमेंट में दो वेरिएबल होते हैं, एक जिसे हम चेंज करते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे रिपेलेंट स्प्रे। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से एक और वेरिएबल होता है जो चेंज होता है, उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और हमारे केस में वो मॉस्किटो बाइट्स हैं। अच्छा, एक तीसरा भी होता है जो आपकी इजाफी इंफॉर्मेशन के लिए है, उसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल वो होता है जिसको आप चेंज नहीं करते, ये कांस्टेंट रहता है। हम इसे चेंज क्यों नहीं करते? ताकि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे इसका कोई असर ना आए। जैसे पीएच है, टेम्परेचर है। मैंने अभी शुरू में बताया कि हम एक्सपेरिमेंट में एक ही फैक्टर चेंज करते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? बाकी के जो फैक्टर्स हैं, पीएच है, टेम्परेचर है, वाटर है, हीट है, हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि जो हम रिपेलेंट यूज कर रहे हैं इसका क्या असर आता है। हमने सिर्फ ये देखना है कि स्प्रे करने से मॉस्किटो बाइट्स पे क्या असर आएगा, इसलिए हमने बाकी के जो वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर, पीएच, वो कांस्टेंट कर दिए। इन्हें आप कहते हो कंट्रोल वेरिएबल। आई होप आपको ये दो टर्मिनोलॉजीज क्लियर है। अब आ जाओ अपने मेन एक्सपेरिमेंट पे। कंट्रोल ग्रुप पे हमने स्प्रे नहीं किया, और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है इस पे हमने स्प्रे किया है। अब हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। ये हमारा लास्ट स्टेप है, छठा स्टेप। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, जिन लोगों पे आपने स्प्रे किया है और जिन पे नहीं किया। आपने अब इन पे स्टडी करना है। स्टडी के दौरान आप इनसे इंफॉर्मेशन लोगे, उसे आप कहते हो डाटा। तो हमें एक्सपेरिमेंट के दौरान जो इंफॉर्मेशन, जो डाटा मिलता है, इसे अब हम इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स के अंदर। हम इससे नतीजा निकालते हैं। इंटरप्रेट मतलब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है अब हम उससे नतीजा निकालेंगे, और नतीजा हमने क्या निकालना है? हमारा हाइपोथेसिस ठीक था या गलत था। हमने सारा एक्सपेरिमेंट किया ही इसलिए था। ठीक हो गया। अब जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। हमने तो एक एग्जाम्पल के तौर पे 15-15 लोगों के ग्रुप लिए हैं, लेकिन अगर आप खुद देखो, जैसे लाहौर है, अगर आप यहां पे डेंगू फीवर के केसेस को स्टडी करना चाहते हो तो आप 15-20 लोग तो नहीं लोगे, आप तो हजारों की तादाद में लोग लोगे। हजारों लोग होंगे जिन पे आप स्प्रे करोगे, हजारों लोग होंगे जिन्हें आप ऐसे ही कंट्रोल ग्रुप में रखोगे। अब इतने लोगों का जो डाटा होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि आपने इतने लोगों पे ये जो तजर्बा किया है, मुझे बताओ इसका क्या रिजल्ट है, तो क्या आप एक एक पर्सन का नाम लेके बताओगे कि इसके ऊपर स्प्रे किया तो केस बाइट जो थी वो कम हुई, ज्यादा हुई, इस पे स्प्रे नहीं किया तो इसके साथ क्या हुआ? नहीं। हम फिर क्या करते हैं, अपने डाटा को, जो हमारे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन आई होती है, इसको आसान करके दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। हम आसान कैसे करते हैं? हम अपनी इंफॉर्मेशन से टेबल बनाते हैं, हम ग्राफ्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, ताकि हमें दूसरों को अपनी इंफॉर्मेशन समझाने में आसानी रहे। और फिर आप देखते हो कि जो साइंटिस्ट हैं वो दूसरे साइंटिस्ट को अपनी जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो समझाते हैं। और कैसे समझाते हैं? डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, अपने रिसर्च पेपर्स लिख के। ये वो मेथड्स है जिससे कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, तो चार्ट्स और टेबल्स क्या करते हैं? हमारे लिए डाटा को प्रेजेंट करना आसान करते हैं। ये देखो, हमने यहां पे टेबल का सहारा लिया है। अब जरा गौर से देखो, हमारे क्या दो ग्रुप नहीं थे? एक था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा था कंट्रोल ग्रुप। अब हर ग्रुप की दो सिचुएशन है। कंट्रोल ग्रुप
एक्सपेरिमेंट से पहले और कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंट के बाद। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप स्प्रे करने से पहले और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप स्प्रे करने के बाद। अब हमने इनमें कंपैरिजन करना है। अब जरा वन बाय वन देखो। ये जो कंट्रोल ग्रुप है हमारा, जिस पे हमने स्प्रे नहीं किया एक्सपेरिमेंट से पहले भी और बाद में भी, इसमें कितने मॉस्किटो बाइट थे? 15 में से 13 लोगों को मच्छर ने काटा और उनमें से 3 में डेंगू फीवर हुआ। अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर लो उसके बाद देखो, चूंकि हमने इन पे एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है, तो बाद में भी जब आप देखोगे तो इनका रिजल्ट सेम होगा। अभी भी हम देखेंगे पहले की तरह ही मॉस्किटो काटते हैं और उसी तरह इनमें सेम नंबर ऑफ डेंगू फीवर के केस होते हैं। पहले भी 3 लोगों को फीवर हुआ, अब भी 3 लोगों को हुआ। पहले भी 13 लोगों को मॉस्किटो ने बाइट किया, अब भी 13 लोगों को मॉस्किटो ने बाइट किया। क्यों? क्योंकि हमने इस पे एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, स्प्रे नहीं किया। ये सेम रहता है। हाँ, चेंज आएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। एक सिचुएशन है एक्सपेरिमेंट करने से पहले, जब आपने स्प्रे नहीं किया हुआ था, तब आपने देखा कि 15 में से 13 लोगों को मॉस्किटो बाइट करता है और उनमें से 3 को फीवर हो जाता है। अब आपने किया एक्सपेरिमेंट और आपने वो जो 15 लोग हैं उन पे किया स्प्रे, ठीक है, इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे। अब आपने देखा कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद ना इन 15 में से सिर्फ 5 लोगों को मॉस्किटो ने बाइट किया और उनमें से सिर्फ 1 में ही डेंगू फीवर हुआ। देखो हमारे पास रिजल्ट्स क्लियर हैं। हमारा एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट के दौरान स्प्रे करते हो तो स्प्रे के बाद मॉस्किटो बाइट्स के केसेस भी कम होते हैं और फीवर के केसेस भी कम होते हैं। तो ये वो हमारा डाटा है जिससे हम रिजल्ट्स निकालते हैं और रिजल्ट्स में हम ये चीज देखते हैं हमारा हाइपोथेसिस सही था या नहीं था। और हमारा हाइपोथेसिस क्या था कि डेंगू फीवर मॉस्किटो बाइट्स की वजह से होता है और हमने डिटेक्शन में यह अखज़ किया था अगर हम मच्छरों को मारें या मच्छरों से खुद को बचाएं तो फिर डेंगू फीवर कम होना चाहिए। और हमारा एक्सपेरिमेंट इस बात को साबित कर रहा है कि ऐसा ही है। जब आपने स्प्रे किया तो एक तरह से आपने खुद को मच्छरों से बचाया। जब आपने मच्छरों से बचाया तो मच्छरों के काटने के चांसेस भी कम हुए और डेंगू फीवर के केसेस भी कम हो गए। ये आपका रिजल्ट है जिससे आपने देखा कि हमारा हाइपोथेसिस सही था। फर्ज करो अगर रिजल्ट्स आपके हाइपोथेसिस को गलत साबित करते, यानी अगर आप मॉस्किटो रिपेलेंट का स्प्रे करते उसके बाद भी आप देखते पहले की तरह ही मच्छर काटते और पहले की तरह ही फीवर होता, तो इसका मतलब क्या था? हमारा हाइपोथेसिस गलत है। हमें नया हाइपोथेसिस बनाने की जरूरत। हम दोबारा से ऑब्जर्वेशन करेंगे, दोबारा से हाइपोथेसिस बनाएंगे, दोबारा से डिडक्शन के मेथड से उसका सोल्यूशन निकालेंगे और दोबारा से एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे केस में हमने उसको सही साबित किया है। फाइनली हम क्या करते हैं? कंक्लूजन देते हैं। जो भी हमारी स्टडी है उसको आसान करके समराइज करते हैं ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। और इस दौरान जो भी मसले का हल था, जो भी मसला था उसका हल निकालते हैं और लोगों को बताते हैं कि इसका हल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डेंगू फीवर के एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर रहे थे तो हमने इसका हल क्या निकाला है कि हमने खुद को मच्छरों के काटने से बचाना है। अब वो चाहे स्प्रे करो या खुद को एक जालीदार जगह में रखो जहां पे मच्छरों की मूवमेंट ना हो। तो हम अपनी कंक्लूजन से अपनी फाइंडिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। इसलिए शेयर करते हैं ताकि वो मसला जो है वो बढ़े ना। हम चाहते हैं कि अगर आपके पास डेंगू फीवर के सीजन में डेंगू बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम लोगों को पहले ही बता दें कि अगर आप ये एहतियाती तदाबीर लोगे तो आप में डेंगू फीवर के केसेस कम होंगे। तो बच्चों ये हमारा SLO था जिसे हमने विद एग्जाम्पल पढ़ा, ठीक है। और हमने वन बाय वन हर एक स्टेप को अंडरस्टैंड किया है। आज के लिए इतना ही है। किसी के जहन में इस सिनेरियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई टर्मिनोलॉजी हो जिसको रिपीट करवाना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। क्या टाइम हुआ है? कोई क्वेश्चन? अमारा ने हैंड रेस किया जी। जी हमारा बोलें। You have to unmute yourself.
इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट। कोई भी नहीं है, क्लियर है? कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, इन टर्मिनोलॉजीज को समझना है। अच्छा, एक चीज जो मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं, जो पुरानी बुक्स है ना, आप देखोगे वहां डेंगू की बजाय मलेरिया यूज हुआ है, मलेरिया को स्टडी किया गया है। अब जो मलेरिया है, वेट वेट डिपेंडेंट वेरिएबल दोबारा समझा दें। वेट, तो मलेरिया वाले केस में घबरा नहीं जाना। अगर कोई पुरानी किताब पढ़े और देखे वहां मलेरिया है, सेम यही चीज है। जहां जहां हम डेंगू फीवर की बात कर रहे हैं, आप वहां पे मलेरिया लिखते जाओ, वही चीज हो जाती है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंज होता है। नाम बता रहे ना कि ये किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, तभी तो हम इसे इंडिपेंडेंट कहते हैं। जैसे देखो, मच्छरों का काटना, मॉस्किटो बाइट्स, ये डिपेंडेंट है। किस चीज पे डिपेंडेंट है? मेरे रिपेलेंट के स्प्रे पे। अगर मैं स्प्रे करूंगा तो मैं देखूंगा कि मॉस्किटो बाइट्स कम हो जाएंगी, और अगर मैं स्प्रे नहीं करता तो आप देखोगे मॉस्किटो बाइट्स ज्यादा हो जाएंगी। तो मॉस्किटो बाइट्स डिपेंडेंट है और स्प्रे जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया? ये फर्क होता है। जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करते हो तो इसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल खुद ब खुद चेंज हो जाता है। जी अरूज, इसाक से भी मैं लेता हूं। जी अरूज, सर जी, बाकी मक्खियों में और मलेरिया में क्या फर्क है? किसमें पहले क्या कहा है? मैंने कहा मक्खियों में और ये डेंगू मलेरिया में क्या फर्क है? डेंगू मलेरिया दो अलग अलग चीजों को एक ही कर गई हो। डेंगू मलेरिया जो है ये बीमारियां हैं जो कि इनके वायरसेस की वजह से होती हैं, और इन वायरसेस को आप देखते हो मॉस्किटो हम पे ट्रांसफर करते हैं, और फ्लाई टोटली एक डिफरेंट चीज है, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है इसके साथ। ये साक साक लाशारी साक है जी, बोलें। ये जट साहब कोई नाम नहीं होता, इंसान के बच्चों की तरह अपना नाम रखो, उठ के बैठो, फिर आपका क्वेश्चन लूंगा। और कोई? चलिए जी, आपका टाइम हो गया, 20 मिनट की ब्रेक है, एंजॉय योरसेल्फ। ब्रेक के बाद दोबारा स्टडी कंटिन्यू होगी। अल्लाह हाफिज।